जी। तो इंड एस 33 में जो हमने लास्ट पढ़ा था, हमने अपने पास लास्ट में जो डिस्कशन की थी, वो डिस्कशन हमने मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर का, एक मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। अगर मान लो डिफरेंट राइट्स हैं तो उसके क्या होता है, एक बार मुझे बता देना। वैसे हमने लास्ट तक रिवीजन जो की थी, क्योंकि परसों की थी ना, तो मैं भूल गया उसके अंदर। और इसके अलावा हमने अपने पास एक राइट इशू की रिवीजन, आई डोंट नो राइट की रिवीजन की थी कि नहीं थी हमने। तो एक हमने राइट शेयर्स भी किया था, राइट शेयर्स वाला भी हमने कवर किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने अपने पास और कौन कौन से पेंडिंग पार्ट थे जो हमने रिवाइज करने थे अपने पास? लास्ट हमने जहां तक किया था उसको एक बार बता देते। जब तक मैं बताता हूं आपको कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या पार्ट करते हैं। अच्छा, राइट तक ही हमने किया था। हाँ, तो राइट के बाद तो एक ये डिस्कस किया, एक ये किया, एक कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर डिस्कस किया होगा, बस यही चार चीजें होंगी प्रोबेबली। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने आपको बताया कि देखो, सबसे पहले वी मस्ट लुक फॉर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन। तो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, फटाफट से बताओ। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी कंसोलिडेटेड पी&एल में। तो इसमें से आपने जो चीज पिक करनी है, वो कौन सी वाली चीज पिक करनी है? आपने इसमें प्रॉफिट पिक करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। इसमें से क्या आपके लिए रेलेवेंट नहीं है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई इज नॉट रेलेवेंट। जो एनसीआई वाला पार्ट है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता है। वैसे ही जो ओसीआई होता है वो भी रेलेवेंट नहीं होता है, नॉन रेलेवेंट। और मैंने आपको कहा कि इस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे विद द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज वही है जो एसएफएस का था। तो इससे आपके पास ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर निकल आती है। इसमें और कुछ नहीं करना होता, ये डेटा चाहिए। लेकिन कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है कंसोलिडेटेड, वो मिसिंग होती है। अगर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो फिर हमें अपने पास कुछ इंतजाम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपने पास जो अर्निंग्स हैं जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, या हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू जो पैट है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है, वो हम कहां से पिक कर लेते हैं? एसएफएस से। और फिर इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। क्या एडजस्टमेंट्स कर देते हैं? अगर इसके अंदर कोई डिविडेंड जुड़ा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स का, तो हम हटा देते हैं। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। तथा इसमें एक चीज हम प्लस भी कर देते हैं। क्या प्लस कर देते हैं इसके अंदर? हम इसमें प्लस कर देते हैं जो आपके पास वेटेड एवरेज ऑफ होल्डिंग्स हैं। होल्डिंग्स मतलब जो आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, उसकी वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? विद द बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ किसकी? सब्सिडरी लिमिटेड एसएफएस। आप उसके अंदर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज निकल कर आती है, ये बेसिकली न्यूमरेटर निकल आता है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज जो होती है, वो तो हमारे पास पेरेंट कंपनी की उठा लेनी है। कहां से उठा लेनी है? फ्रॉम एसएफएस। उससे आपका काम चल जाता है। इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, हमने एक दो एग्जांपल्स ही डिस्कस किए थे। फिर हमने कहा था कि जब भी डिफरेंशियल राइट्स होते हैं तो हमें रेशियो ऑफ डिविडेंड में अपने पास एलोकेशन कर लेनी चाहिए। किसकी एलोकेशन कर लेनी चाहिए? एलोकेशन ऑफ पेटोश। इसका मतलब हमको अपने पास रेशियो ऑफ डिविडेंड में इसको एलोकेट करना चाहिए। जिसके लिए रेशियो ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं? हम अपने पास शेयर कैपिटल लेंगे, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे,
नंबर ऑफ शेयर्स में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू? इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डिविडेंड किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पर या पेड अप वैल्यू पर? पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, हम यहां पर अगर नॉर्मल डिविडेंड है तो नॉर्मल राइट्स को यहां ले लेंगे, या अगर स्पेशल राइट्स हैं तो स्पेशल राइट्स ले लेंगे। स्पेशल राइट्स जैसे वो कहता है ये 2 टाइम होगा, 1 टाइम होगा, उससे इतना एक्सेस होगा, वगैरह वगैरह। तो हम अपने पास इस तरह से इसके अंदर फॉर ईच क्लास, किसके लिए, फॉर ईच क्लास हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वंस हमारे पास अर्निंग्स एलोकेट हो जाती हैं आफ्टर एलोकेशन, तो बताइए एलोकेशन करने के बाद हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं फॉर ईच क्लास। इसका मतलब हम ईच क्लास का अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, उसका अलग एलोकेटेड पेटोश देखते हैं, डिवाइडेड बाय, हम उसको डिवाइड कर देते हैं उस क्लास की वेटेड एवरेज से। फिर कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स के अंदर हम कहते हैं कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है, डेट्स व्हेन कंडीशंस वर सेटिस्फाइड। मतलब ये कि जब कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई, हमारे लिए वो डेट रेलेवेंट है। इसका मतलब इसके अंदर आपके लिए डेट ऑफ इशू इज नॉट रेलेवेंट, इसमें डेट ऑफ इशू रेलेवेंट नहीं होती है। हम कहते हैं डेट ऑफ इशू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि राइट शेयर्स का क्या होगा। तो राइट शेयर्स में हमने कहा क्योंकि ये बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर होता है, इसके अंदर एक पेड पार्ट होता है जो कि एज गुड एज फ्रेश इशू होता है, और एक बोनस का पार्ट होता है। तो बोनस पार्ट जो होता है, क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज होता है, इसमें रिसोर्स नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए डेट रेलेवेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये हमारी रेशो को अफेक्ट करता है। क्या हमारी रेशो के अंदर ये एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर देता है? हम उसी के लिए एक फैक्टर को ले लेते हैं, उस फैक्टर को हम एलिजिबल शेयर्स पर अप्लाई करते हैं, जैसे बोनस पर भी करते थे। राइट शेयर के लिए आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट ढूंढ लेना चाहिए। इसको आप जैसे मर्जी ढूंढ सकते हैं। आपके जितने एक्चुअल शेयर्स हैं बिफोर राइट्स, उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, फेयर वैल्यू कम राइट से। और फिर इसके बाद जो भी आपको राइट शेयर्स आपने इशू कर दिए, तो मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस। तो क्या इससे आपके पास टोटल पैसा आ गया कि कितने का धन आपने इकट्ठा कर लिया, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी आफ्टर राइट्स। राइट के बाद कितने शेयर हो गए, ये फेयर वैल्यू क्या निकल आती है, एक्स राइट निकल आती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्चुअल शेयर्स नहीं, आप लॉट से भी कर सकते हैं कि लॉट जो एलिजिबल है, भाई कितने शेयर पर आपको मिलेगा, इनटू फेयर वैल्यू कम राइट, और फिर प्लस कर दो राइट शेयर्स पर लॉट, कि एक लॉट पर राइट शेयर्स कितने मिल रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल लॉट आफ्टर राइट्स। टोटल लॉट आफ्टर राइट, मैंने ये वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं किया, बल्कि आंसर दोनों से सेम आता है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिर मैंने कहा आपको इसमें एक पेड पार्ट भी ढूंढ लेना चाहिए। पेड पार्ट के लिए क्या डेट रेलेवेंट होती है, द आंसर इज यस, इसके लिए डेट रेलेवेंट होती है। और मुझे बताइए इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम राइट शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें राइट प्राइस से, और डिवाइड कर दें अपने पास फेयर वैल्यू एक्स राइट जो आपने यहां कैलकुलेट की थी, तो ये क्या निकल आता है, ये पेड पार्ट निकल आता है, जिसको आप अपने पास किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप इसे ट्रीट करते हैं एज गुड एज फ्रेश इशू। हम बोनस का फैक्टर साथ में निकाल लेते हैं। बोनस के फैक्टर के लिए हम देख लेते हैं फेयर वैल्यू कम राइट कितनी है, फेयर वैल्यू एक्स राइट कितनी है, और इसको भी अपने पास हम जहां जहां एलिजिबल शेयर्स हैं उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने बेसिक के ऊपर ये वाले कॉन्सेप्ट प्लस इससे पहले वाले जो हमने रिवीजन कराई थी उसमें कवर हो जाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि एक और भी रेशियो होती है विच इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।
तो हमने डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पर भी आपके साथ कुछ बात की थी। मुझे फटाफट से बताओ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पर हमने क्या कहा था? हमने कहा डाइल्यूशन का पहले तो पर्पस क्या है, ये क्यों बनाई गई रेशो? इसका मतलब ये है कि हम अपने पास डाइल्यूट करना चाहते हैं इफेक्ट्स। किसके इफेक्ट्स डाइल्यूट करना चाहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के तो बड़े सारे फायदे बैंक लोन पर भी होते हैं। अराइजिंग फ्रॉम किन के ऊपर देखना है? अराइजिंग ऑन जो आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। इसका मतलब जो भावी शेयर्स हैं, जो बनने वाले ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उन पर जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, उसको हम लोग अपने पास डाइल्यूट करते हैं। और उसकी डाइल्यूशन को हम कम इसलिए करते हैं ताकि अपने शेयर होल्डर्स को हम वार्न कर सकें, बता सकें कि साहब आपकी कंपनी में इतनी रेशो ज्यादा आ रही है। इसका प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस मैंने आपके साथ अभी नहीं डिस्कस किया था। प्रोसेस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। बस इतना मैंने आपको अपने पास लास्ट क्लास तक बताया था। तो क्या अपने पास डिफरेंशियल शेयर्स में फेस वैल्यू से नहीं? श्रुति, डिविडेंड की रेशो किस पे आएगी बताओ? डिविडेंड की रेशो पेड अप वैल्यू पर आएगी। हाँ, आप ये कहो सर अगर पेड अप वैल्यू ना हो तो हम क्या यूज करेंगे? फेस वैल्यू। आपने आज तक फेस वैल्यू इसलिए यूज की है बिकॉज पेड अप वैल्यू वाज मिसिंग। ओके। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंप्यूट करते हुए वेटेड एवरेज शेयर्स इन सब्सिडरी के बेसिस पर करेंगे या नॉर्मल? नॉर्मल करेंगे। प्रदीप, जो रोकड़ा मिला है तो रोकड़ा मिलता है एवरेज के हिसाब से नहीं है, मिलता कैसे है? जैसे नॉर्मली मिलता है बैंक के अंदर उसकी। तो मैंने अपने पास ये काम कर दिया